हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि एक मास एक्सोडस चल रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बहुत लंबे समय से एक क्षेत्र को लेकर विवाद है जिसका नाम आप जानते हैं, नगोर्नो काराबाख। आज से लगभग 3 साल पहले का समय था, सितंबर 2020, जबकि ये युद्ध स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि युद्ध 2020 में शुरू हुआ, चल तो बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन काफी लंबे समय से यहाँ पर सीज फायर का पालन किया जा रहा था। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप जानते हैं कि पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, इस रीजन को लेकर एक डिस्प्यूट है, लेकिन वहां पर एलओसी बना करके, लाइन ऑफ कंट्रोल बना करके एक सीज फायर किया गया है। और अगर मान लीजिए अब इंडिया और पाकिस्तान उस पीओके के क्षेत्र को लेकर फिर से युद्ध में आ जाएं, तो ऐसे ही कुछ 2020 में देखने को मिला था। उसके बाद भी कई बार मध्यस्थता करने की कोशिश की गई, सीज फायर्स हुए, फिर से युद्ध हुआ, फिर सीज फायर हुए, ये क्रम लगातार चल रहा है। और अभी क्या हो रहा है, आपको पता है कि अजरबैजान के एरिया के अंदर में आर्मेनियन पॉपुलेशन की एक टेरिटरी है जिसको नागोर्नो काराबाख बोलते हैं। अभी अजरबैजान ने इस क्षेत्र का एक कंप्लीट सीजर कर लिया, बैरिकेडिंग कर ली है, और अब यहां से आर्मेनियन एथनिसिटी के पॉपुलेशन को यहां से लगातार निकाला जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर यह मास एक्सोडस देखने को मिल रहा है कि नगोर्नो काराबाख से आर्मेनियन पॉपुलेशन निकल के आर्मेनिया वापस जा रही है। तो ये है रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये विवाद है क्या, और ये अजरबैजान के बीच में ये आर्मेनियन टेरिटरी क्या कर रही है? क्या ये आर्मेनियन टेरिटरी है? क्या ये अजरबैजानी टेरिटरी है? और यहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन आर्मेनियन लोगों की कैसे आ गई? ये अजरबैजान का एक एरिया यहां पर नाक्शिवान यहां पर क्या कर रहा है? इसमें आप ये युद्ध सिर्फ दो छोटे छोटे देशों का ही मत समझिए कि कॉकेशन रीजन की दो कंट्रीज अजरबैजान और आर्मेनिया आपस में किसी टेरिटरी को लेकर के लड़ रही हैं। सिर्फ ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। यहां पर ईरान का रोल है, यहां पर टर्की का रोल है, यहां पर रशिया का रोल है, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का रोल है। और इतना ही नहीं, भारत भी आपको इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए नजर आएगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अजरबैजान और टर्की के बीच में एक गुट बनता हुआ नजर आया, और भारत ने हथियारों की सप्लाई की आर्मेनिया को। तो इसी विषय को लेकर हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये कि अजरबैजान, आर्मेनिया, नगोर्नो काराबाख, इसी तरह से ये सीरिया का विवाद, सीरिया में आपने देखा होगा कि रशिया भी आ गया, अमेरिका भी आ गया। तो सीरिया के अंदर में अमेरिका और रशिया क्या कर रहे हैं, एक ये क्षेत्र। इसके बाद आप इसी तरीके से आप साउथ चाइना सी रीजन देख रहे हैं। साउथ चाइना सी में भी इसी तरीके से कुछ विवाद देखने को मिल रहा है। आप कैस्पियन सी रीजन ये देख रहे हैं, यहां पर आपको विवाद देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच में आपने विवाद देखा, और फिर आपने ये एक पाइपलाइन देखी जिसका नाम है तापी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये जितने भी अभी हम लोगों ने यहां पर मैप्स देखे, अब क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि इन सभी के बीच में कॉमन क्या है, क्या सिमिलैरिटी है? आपको लगेगा कि कहां रशिया यूक्रेन, कहां कॉकेशन कंट्रीज अजरबैजान आर्मेनिया, कहां साउथ चाइना सी, कहां सीरिया, और कहां तापी पाइपलाइन, इन सब के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? आज मैं आपको जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक नया नजरिया मिलेगा जियोपॉलिटिक्स को देखने का। जियोपॉलिटिक्स आपके लिए हमेशा अब वैसी नहीं रह जाएगी जैसा आप देखते थे। देखिए है क्या, 20वीं शताब्दी में जहां कई सारे युद्ध ऑयल को लेकर हुए, इराक ईरान आपस में लड़े, फिर इराक और कुवैत लड़े, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई इराक में कुवैत को आजाद कराने में, ऐसी कई सारी जगहों पर आपको ऑयल को लेकर, पेट्रोलियम को लेकर देश लड़ते हुए नजर आए। अब कहा जा रहा है कि
क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया ऑयल इकोनॉमी से निकलकर किसी दूसरे एनर्जी के स्रोत पर शिफ्ट हो रही है, और वो क्या है? ईवी, वो क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन ये सभी टेक्नोलॉजीज अभी उतनी रिलायबल नहीं है। जब तक हम लोग ऑयल से निकलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरे तरीके की बैटरी टेक्नोलॉजीज पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, और आगे चलकर फाइनली हम लोग हाइड्रोजन पर शिफ्ट होंगे, तब तक के लिए हमारे पास में अगले 50 से 60 सालों के लिए जो सबसे रिलायबल फ्यूल होने वाला है वो है नेचुरल गैस। और इस नेचुरल गैस को लेकर आप देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में इस समय लड़ाई का माहौल है। आप चाहे सीरिया में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट और रशियन इन्वॉल्वमेंट की बात कर लें, चाहे आप साउथ चाइना सी रीजन देख लें, चाहे आप रशिया यूक्रेन देख लें, और चाहे आप अजरबैजान और आर्मेनिया देख लें, हर जगह कहीं ना कहीं लड़ाई का एक सिरा नेचुरल गैस सप्लाई तक जाता ही जाता है। कहीं ना कहीं आपको युद्ध का एक डायमेंशन नेचुरल गैस, उसके रिजर्व्स या फिर उसकी सप्लाई लाइन से जुड़ता हुआ नजर आएगा। और यकीन मानिए ये जो 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जितने भी युद्ध देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये गैस ही है। कैसे है? चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रशिया यूक्रेन की। रशिया यूक्रेन में आपको क्या लगता है कि यहां पर जो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन की एक बहुत बड़ी टेरिटरी पर क्यों ऑक्यूपेशन करना चाहता है? यूक्रेन से रशिया का जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ क्या टेरिटोरियल है? सिर्फ क्या उनकी कुछ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन की टेरिटरी को लेकर में? जी नहीं। रशिया यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा गैस सप्लायर है, और वो सारी गैस जाने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो बेलारूस होकर या फिर यूक्रेन होकर। पहले यूक्रेन होकर के उनकी सारी पाइपलाइन जाया करती थी, और यूक्रेन क्या करता था? उनसे रास्ते में ट्रांजिशन फीस लिया करता था, और लगातार वो ट्रांजिशन फीस बढ़ा रहा। बढ़ाते 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 रशिया को समझ में आया कि हमको किसी ऑल्टरनेटिव रूट की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ऑल्टरनेटिव रूट बनाया। कहाँ से? बाल्टिक सी से होते हुए। और जब बाल्टिक सी से होते हुए उन्होंने ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन बना ली, तो यूक्रेन को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। यूक्रेन ने रशिया की जो वहां पे एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस थी उसके ऊपर में प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी, और उसके बाद से आप देख रहे हैं ये वॉर शुरू हो गई। इसी तरीके से आप साउथ चाइना सी रीजन की अगर बात करें, साउथ चाइना सी रीजन में आप जो भी ये डिस्प्यूट देखते हैं, ये क्या कारण है? आप देखिए यहाँ पर ऑयल के भंडार भरे हुए। जो चाइना 9 डैश लाइन को क्लेम करता है साउथ चाइना रीजन में, क्यों क्लेम कर रहा है? ये वही जगह है 9 डैश लाइन की जहां पर उसके सारे ऑयल के रिजर्व्स हैं, ऑयल की और नेचुरल गैस के। तो नेचुरल गैस के रिजर्व्स यहां पर भरे हुए हैं, चाइना इनको यूज करना चाहता है। उसको पता है कि अगले 50 से 60 साल के लिए यही रिजर्व्स सबसे ज्यादा कीमती होंगे। आपने सारी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज होते हुए देखी। आपने देखा कि कहां कतर कभी सऊदी अरेबिया के साथ में अलाइंड एक कंट्री हुआ करता था, और उनका रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हो गया ईरान के साथ में। सऊदी अरेबिया के साथ में दुश्मनी हो गई, जबकि कतर और सऊदी अरेबिया दोनों ही सुन्नी नेशंस हैं। इराक एक शिया नेशन है। कतर और ईरान यानी कि शिया और सुन्नी नेशन के बीच में आपको एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में पर्शियन गल्फ में नेचुरल गैस की रिजर्व्स मिल गए। दोनों ने तय किया कि हम लोग मिल करके यहां से गैस निकालेंगे और उसको यूरोप तक सप्लाई करेंगे, और ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई सऊदी अरेबिया को। आप इस तरीके से इसको देखना शुरू करिए। मैं इसके बारे में आपको और भी एग्जाम्पल दूंगा। बात करते हैं हम लोग अजरबैजान और आर्मेनिया की। अजरबैजान और आर्मेनिया को देखने के पहले आप ये चीज देखिए, ये रीजन देखिए। पहले मैं आपको पहले मैप में दिखाने की कोशिश करता हूं। ये है अजरबैजान, ये है आर्मेनिया, और ये रहा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के अगल बगल के ही देश हैं। आर्मेनिया का ऑब्वियसली बॉर्डर नहीं लगता कैस्पियन सी से, अजरबैजान का बॉर्डर लगता है। ये कैस्पियन सी जो रीजन है, ये नेचुरल गैस और ऑयल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, और उसमें भी एक बहुत बड़ा भंडार अजरबैजान की टेरिटरी में आता है। अब अजरबैजान इस जो बड़ा विशाल इनका भंडार है नेचुरल गैस का, वो करेंगे क्या इसको निकाल के?
इसको अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा बायर है, जो सबसे बड़ा परचेजर है नेचुरल गैस का, वो है यूरोप। सबकी लालच एक ही है कि कैसे भी करके यूरोप तक अपनी नेचुरल गैस पहुंचा दी जाए और इस 50 से 60 साल के लिए वहीं एज हासिल किया जाए जो कि सऊदी अरेबिया को, इराक को और ईरान को और यूएई को मिला हुआ था। 20वीं शताब्दी में आपने वेल्थ आती हुई देखी गल्फ नेशंस में, आपने वेल्थ पूरी दुनिया भर से आते हुए देखी सऊदी अरेबिया में, इराक में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, यूएई में। गल्फ नेशंस प्रॉस्पेरस हो गए। जो ऊंटों पे चलते थे, जो टेंट्स में रहते थे, आज वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें बन रही हैं। किसके कारण से? ऑयल के कारण। दुनिया के सारे रीजन्स आज इसी सपने को संजो रहे हैं कि कैसे भी करके वही माहौल आज हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ पे भी वैसे ही वेल्थ गिर जाए, हम भी वैसे ही अमीर हो जाएं, वैसे ही ताकतवर हो जाएं। रशिया यूरोप का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है और अगर वो इस नेचुरल गैस को सप्लाई करके और ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा और ज्यादा ताकतवर होगा तो इससे प्रॉब्लम होगी अमेरिका। अमेरिका के लिए वो एक बड़ा चैलेंजर रहा है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि रशिया इस तरीके से प्रॉस्पेरस होके और ताकतवर होके कल को उनकी जो हेजीमनी है, अमेरिकन हेजीमनी को काउंटर कर सके। इसीलिए वो कैसे भी करके यूरोप में रशिया का रास्ता रोकना चाहते हैं। लेकिन रशिया दूसरी और भी जगहों पे के थ्रू वो यूरोप पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है ये देखिए, मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करता हूं। सीरिया में आपको क्या नजर आया? सीरिया के पास में भी इसी तरीके के बड़े भंडार मिले इसके नेचुरल गैस के, लेकिन सीरिया के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कैसे नेचुरल गैस को निकाला जाए और कैसे पाइपलाइंस बनाई जाए, कैसे सप्लाई किया जाए। तो उन्होंने कांटेक्ट किया रशिया से। रशिया बहुत लंबे समय से नेचुरल गैस को निकाल कर उसकी सप्लाई कर रहा था। अब जब उसकी सप्लाई कर रहा है तो उन्होंने रशिया से कांटेक्ट किया, रशियन कंपनीज यहां पर पहुंचना शुरू की। अमेरिका, आपको पता है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स अगर कोई है तो इट इज यूएसए। यूएसए अपनी डोमिनेशन को खोना नहीं चाहता, प्लस वो एक दूसरा रास्ता तैयार कर रहा था। आप ये देखिए, कतर, टर्की होते हुए यूरोप तक एक लाइन पहुंचाई जा रही है इनके द्वारा, और दूसरी तरफ एक दूसरी लाइन आ गई कि ईरान से जो ऑयल निकल रहा है, नेचुरल गैस निकल रही है, इराक से निकल रही है, सीरिया से निकल रही है, तीनों शिया नेशन। इनके साथ में अगर एक अलायंस बना लिया जाए तो रशियन कंपनीज यहां से गैस निकाल करके यूरोप सप्लाई कर सकती हैं और दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, रशियन कंपनीज के लिए भी और इन कंट्रीज के लिए भी। तो एक अलायंस शुरू हुआ और फिर उसको काउंटर करने के लिए सीरिया 2012 से आपको बैटल ग्राउंड बना हुआ नजर आ रहा है। ये इसको एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने अपनी मिलिट्री भेज दी पूरी की पूरी सीरिया में। अमेरिका ने सोचा कि कैसे भी करके यहां पर तख्ता पलट कर दें, बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया जाए। रशिया ने वो सरकार नहीं गिरने दी क्योंकि ये सरकार रशियन कंपनीज को बैक कर रही है। अब ऐसे ही कुछ आपको मैं अजरबैजान में दिखाऊं। अजरबैजान में सेम चीज हो रही है। अभी आपने देखा कि यहां पर कैस्पियन सी रीजन में ऑयल के बड़े भंडार हैं, गैस के बड़े भंडार हैं। यहां से ऑयल निकालेगा तो, लेकिन यहां पर आर्मेनिया है। अब आर्मेनिया के थ्रू इनकी पाइपलाइन जा नहीं सकती। अभी जो इनकी पाइपलाइन जाती है वो देखिए किस तरीके से जाती है। इनकी अभी जो पाइपलाइन पहुंचती है वो पहुंचती है जॉर्जिया होकर, लेकिन ऑब्वियसली ये एक लंबी सप्लाई है। इस लंबी सप्लाई से निकलकर, और ऑब्वियसली होता क्या है, जॉर्जिया को इनको लगातार ट्रांजिशन फीस देनी पड़ती है। तो ये चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से होकर के जाएं। अब देखिए, आपको यहां पर एक चीज नजर आएगी, और वो क्या नजर आएगा? अजरबैजान की टेरिटरी, अजरबैजान की टेरिटरी ये, अजरबैजान और अजरबैजान की एक टेरिटरी ये। दिस इज अजरबैजान, दिस इज अजरबैजान। इसको बोलते हैं इनका नाक्शिवान प्रोविंस, अजरबैजान का नाक्शिवान प्रोविंस। लेकिन अजरबैजान के नाक्शिवान प्रोविंस तक पहुंचने का इनके पास में कोई रास्ता नहीं। अगर ये नाक्शिवान प्रोविंस तक कैसे भी करके पहुंच जाएं तो यहां पर आप देखेंगे अजरबैजान का एक एलाई कंट्री है टर्की। यहां पर देखिए, मैं आपको रिलीजियस लाइंस भी टूटते हुए दिखाऊंगा।
कैसे? आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया भर में शिया सुन्नी आप लड़ रहे हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कतर और ईरान की अलायंस का। मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूं, अजरबैजान। यहां की पॉपुलेशन में 95% से ज्यादा पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करती है। उस पॉपुलेशन का 83% से ज्यादा पॉपुलेशन शिया इस्लाम फॉलो करती है। तो शिया कंट्री, और यहां पर भी एक शिया कंट्री ईरान, इनका बॉर्डर भी लग रहा है, इनके बीच में तो बड़े अच्छे रिलेशन होने चाहिए, लेकिन नहीं। ईरान और टर्की के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है ऑटोमन एम्पायर के टाइम से। टर्की ने यहां पर ईरान से बड़े पैमाने पर गैस ना परचेज करके अजरबैजान के साथ में अलायंस किया। अब ये अजरबैजानी ऑयल परचेज करना गैस परचेज करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अजरबैजान की गैस सप्लाई टर्की के थ्रू यूरोप पहुंचे और टर्की को क्या मिले? मोटी ट्रांजिशन फीस मिले। तो ये हेल्प कर रहे हैं अजरबैजान। अब एक सोचिए, टर्की एक सुन्नी कंट्री, अजरबैजान एक शिया कंट्री, अलायंस किनके बीच में है? शिया सुन्नी कंट्री के बीच में। अजरबैजान और ईरान दोनों शिया कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही गैस प्रोड्यूसर्स हैं, और दो गैस प्रोड्यूसर्स अब बन गए हैं एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, और दो कॉम्पिटिटर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। रिलीजन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। इसी तरीके से ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं तो ताकि न्यूज में आप अक्सर सुनते होंगे कि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, तो आपको लगता होगा कि ये लड़ाई जो है ये कोई रिलीजियस लड़ाई तो नहीं है, ये रिलीजन से ज्यादा ये एक इकोनॉमिक वॉर है। अब है क्या? ये जो आप एक छोटा सा कॉरिडोर देख रहे हैं, ये कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को बोलते हैं जांगेजुर कॉरिडोर। जांगेजुर कॉरिडोर, दिस इज जांगेजुर कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है अजरबैजान और टर्की कि कैसे भी करके बन जाए, लेकिन आर्मेनिया, ऑब्वियसली आर्मेनिया का यहां पर एक प्रोविंस पड़ता है स्यूनिक प्रोविंस। ये जो प्रोविंस नजर आ रहा है, ये प्रोविंस, इसको बोलते हैं स्यूनिक प्रोविंस। स्यूनिक प्रोविंस के थ्रू आर्मेनिया इनको रास्ता देना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अभी हुआ क्या, 2020 में आपने देखा कि 2020 में अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो गई। एक तरफ से गोली चली, दूसरी तरफ ने काउंटर किया। अब दोनों ही पार्टीज का कहना है, अजरबैजान का कहना है कि पहले आर्मेनिया ने गोली चलाई, आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने पहले गोली चलाई, और उसके बाद से लगातार ये वॉर चल रही है। इस वॉर का अल्टीमेट पर्पस क्या है? इस वॉर का अल्टीमेट पर्पस है कि कैसे भी करके ये जांगेजुर कॉरिडोर बना लिया जाए। और यहां पर रास्ते में क्या पड़ता है, जो भी हम लोगों ने देखा, यहां पर रास्ते में पड़ता है ये नोगोर्नो काराबाख। ये नोगोर्नो काराबाख की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि यहां पर होगी आर्मेनियन पॉपुलेशन, और आर्मेनियन पॉपुलेशन कल को हथियार लेके लड़के कैसे भी करके हमसे, हो सकता है कल को ये रास्ता फिर से छीन ले, तो हम ये प्रॉब्लम ही नहीं रखना चाहते। इसलिए वो अब नोगोर्नो काराबाख को पूरी तरीके से खत्म करने को लेकर आतुर हैं, आमादा हैं कि नोगोर्नो काराबाख अब इनके रास्ते में बिल्कुल भी कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। तो ये सब की शुरुआत कैसे होती है? नोगोर्नो काराबाख ये प्रॉब्लम बना कैसे? देखिए, था ये कि यहां पर इस रीजन में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर आर्मेनिया की ही एक पॉपुलेशन रहा करती थी, आर्मेनियन पॉपुलेशन। लेकिन अजरबैजानी पॉपुलेशन भी, यहां पर भी कुछ पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि इस्लाम फॉलो करती थी। तो अजरबैजान की एक, ये सभी आपको पता होगा कि यूएसएसआर के पार्ट, यूएसएसआर के अंदर में नोगोर्नो काराबाख को लेकर उसी समय से डिस्प्यूट शुरू हो गया कि यहां पर आर्मेनियन पॉपुलेशन रहेगी, अजरबैजानी पॉपुलेशन रहेगी, इसका कंट्रोल होगा। इधर आपको इस्लामिक पॉपुलेशन नजर आती है, यहां पर भी आपको बीच में कॉरिडोर नजर आता है जिसमें कि इस्लामिक पॉपुलेशन है। तो अजरबैजान उस टेरिटरी को क्लेम करता था, इस टेरिटरी को क्लेम करता था। बीच में ऐसी पॉपुलेशन थी जो कि आर्मेनियन एथनिसिटी की थी, उनके जो रिलीजियस एफिलिएशन थी वो भी सिमिलर थी। तो इनका कहना था कि बीच में उनकी टेरिटरी आती तो अजरबैजान की टेरिटरी है। आर्मेनिया का कहना था कि यहाँ की पॉपुलेशन हमारी एथनिसिटी की है, हमारी रिलीजियस एफिलिएशन की, तो हमारी टेरिटरी है। तो नोगोर्नो काराबाख को लेकर यहां पर इस तरीके से डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। ये देखिए, इस रीजन को लेकर के डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। लेकिन फिर बात क्या आती है, एक मिनट,
ये देखिए, इस रीजन को लेकर के डिस्प्यूट होना शुरू हो गया। तो उस समय की तत्कालीन यूएसएसआर गवर्नमेंट क्या करती है, इसको जैसे इंडिया में होता है ना यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी, उसी तरीके से इसको एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया जाता है, कंट्रोल्ड बाय सेंटर, मतलब मॉस्को से सीधे गवर्न होगा, यहां की लोकल किसी भी टेरिटरीज के द्वारा नहीं। तो उसको एक यूनियन टेरिटरी जैसा एक ऑटोनॉमस प्रोविंस बना दिया गया। युद्ध चलता रहा 1988 में, जबकि अब लगभग ये बात तय हो गई थी कि यूएसएसआर कोलैप्स होने ही वाला है, फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, दिखना शुरू हो गया था। तो 1988 में अजरबैजान ने इस रीजन में क्या कराया, एक कराया यहां पर रेफरेंडम। जब रेफरेंडम हुआ तो यहां की ज्यादातर पॉपुलेशन ने वोटिंग की कि हमको कैसे भी करके आर्मेनिया में मिल जाना चाहिए। आर्मेनिया के फेवर में यहां के लोगों ने वोटिंग की। लेकिन जैसे यूएसएसआर का फॉल हुआ 1990 में, जाते समय रशिया ने इस टेरिटरी को यह बात बोल दी कि अजरबैजान का पार्ट बनेगा। अजरबैजान का पार्ट बनाने की इन्होंने बात कर दी, लेकिन जैसे यूएसएसआर की सेना यहां से गई, उनका कंट्रोल खत्म हुआ, आर्मेनिया ने यहां के लोगों को उकसाकर, ऐसा कहता है अजरबैजान के लोग कहते हैं, यहां पर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप खड़ा हुआ जिसने कि अपने आप को कह दिया कि अब से हम एक ऑटोनॉमस रीजन है और हम आर्मेनिया के पार्ट हैं, क्योंकि पॉपुलेशन यहां की आर्मेनियन पॉपुलेशन है। इन्होंने अपने आप को अजरबैजान का पार्ट मानने से मना कर दिया और ऑटोनॉमसली अपने आप को गवर्न करने लगे। ऑब्वियसली ये रिलाय करते हैं आर्मेनिया के ऊपर अपनी सप्लाईज को लेकर। इनकी सप्लाईज जो होती हैं ये एक छोटे से रीजन से होती हैं, देखिए, जिसको बोलते हैं लेशिन कॉरिडोर। लेशिन कॉरिडोर, यहां पर बीच में आपको अजरबैजान की टेरिटरी नजर आएगी, लेकिन इस कॉरिडोर को आर्मेनिया कंट्रोल करता है। और अभी ये जो आप डिस्प्यूट देख रहे हैं आजकल, इस डिस्प्यूट में यही हुआ कि अजरबैजान ने सबसे पहले इस लेशिन कॉरिडोर को ही कंट्रोल किया। लेशिन कॉरिडोर को कंट्रोल करके नोगोर्नो काराबाख की आर्मेनिया से आने वाली सारी सप्लाईज तोड़ दी। अब नोगोर्नो काराबाख चारों तरफ से अजरबैजान से घिरा हुआ है, सप्लाईज कहां से आएंगी? नहीं आएंगी। तो उनकी सप्लाई लाइन तोड़ करके इनको मजबूर किया गया कि तुम यहां से वापस चले जाओ, अदरवाइज तुमको पानी के लिए, खाने के लिए तरसा देंगे। तो वहीं आप अभी देख रहे हैं कि यहां से पॉपुलेशन सारी निकल के वापस जा रही है नोगोर्नो काराबाख। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। तो मैंने आपको बताया 1990 के आसपास ये सेपरेट हो गए। उसके बाद कई राउंड्स ऑफ फायरिंग हुई इनके बीच में। 1994 के आसपास इनके बीच में डिस्प्यूट बड़े पैमाने पर चल रहा था और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कई कोशिशें हुई। उन कोशिशों में आप देखेंगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, जो सबसे पहली यहां पर कोशिश हुई वो बिश्केक प्रोटोकॉल साइन हुआ, जिसमें बात की गई कि पहले सीज फायर होगा, पहले तो कोई गोली ना चलाए, बातचीत करते हैं। जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में एक एलओसी देखी, वैसे यहां पर भी एलओसी है, तो एलओसी बनाई। अब बिश्केक प्रोटोकॉल साइन किया गया, लेकिन वही चीज कौन मानता है इसको? तो नोगोर्नो काराबाख के ऊपर आर्मेनिया का डिफेक्टो कंट्रोल बना रहा। उसके बाद कई सारी तरीके की कोशिशें की गई। एक मिन्स्क ग्रुप बनाया गया। मिन्स्क आप जानते हैं बेलारूस की कैपिटल है। बेलारूस में जाकर के ये सारी पार्टीज मिले, मतलब रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया दोनों को बुलाया गया। और देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों में ही उस टाइम पर बहुत लंबे समय से रूल करने वाले रूलर्स थे, मतलब ऑलमोस्ट डिक्टेटर्स मान लीजिए। मतलब कहने के लिए तो इलेक्शंस होते थे, लेकिन एक ही पार्टी, एक ही कैंडिडेट बार बार जीतते रहते थे। और इस तरीके के जो डिक्टेटोरियल कैंडिडेट्स थे, उन लोगों को बुला करके अमेरिका, फ्रांस, रशिया के साथ बिठा करके मध्यस्थता कराई गई। तो मिन्स्क ग्रुप, लेकिन उसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला, कोई परमानेंट रेजोल्यूशन हो नहीं पाया। हाल फिलहाल अभी आपने देखा कि 2020 में, सितंबर 2020 से फिर इससे इस प्रकार की गोलाबारी शुरू हो गई, सीज फायर वायलेशन किया गया और तब से लगातार चल रहा है। फिर से कोशिशें की गई कि कैसे भी करके इसको शांत किया जाए। यहां तक हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, उनकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया और कोशिश की कि कैसे भी करके इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। लेकिन अजरबैजान ने अभी क्या कर लिया, 2023 में
उस लशिन कॉरिडोर जो भी मैंने आपको दिखाया उसको ऑक्यूपाई कर लिया और पूरी तरीके से कंप्लीट सीजर कर लिया और फिर बोला, प्रेशर डाला कि यहाँ की जितनी भी आर्मेनियन पॉपुलेशन है वो वापस आर्मेनिया चली जाए। तो अब उसको खाली कराया जाए और अजरबैजान ने अब यहाँ पर चेक पॉइंट खोल दिया है कि आर्मेनिया के लोग और भी नहीं आ सकते, आर्मेनिया की सेना नहीं आ सकती, किसी तरीके की कोई सप्लाईज नहीं आ सकती। 2023 में फिर डिप्लोमेटिक कोशिश की गई, जैसे पिछली बार मिन्स ग्रुप बनाया गया था, उसमें यूएस, फ्रांस और रशिया थे। इस बार मीडिएशन करने के लिए फ्रांस की जगह पर पूरा एंटायर यूरोपियन यूनियन, यूएस से यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में के साथ में मध्यस्थता करने की कोशिश की। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पर रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं रशिया का भी आपको कहानी सुनाता हूँ, रशिया की एंट्री क्यों हो रही है। पहली चीज तो ये कि रशिया, इनकी आप कह सकते हैं कि जब यूएसएसआर टूटा तो उसकी जो सबसे बड़ा देश निकला है वो रशिया है। रशिया यूएसएसआर का सबसे एलिजिबल उत्तराधिकारी है। तो इस रीजन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो लोग रशिया के पास ही पहुंचते हैं, तो रशिया इसको इंटरवीन करता है। रशिया किसको फेवर करता है, अजरबैजान या आर्मेनिया, किसी को नहीं। इसलिए दोनों ही देश यूएस रशिया की बात मानते हैं, इसलिए वो मध्यस्थता कर सकता है, मीडिएशन कर सकता है। लेकिन रशिया का भी कुछ इंटरेस्ट है यहां पर। और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ये है कि जो कैस्पियन सी रीजन अभी मैंने आपको दिखाया, जो कैस्पियन सी रीजन में आपको ये जो ऑयल के भंडार हैं, इस कैस्पियन सी रीजन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रशिया या रशियन कंपनीज ही कंट्रोल करती हैं। यहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन रशिया के मर्जी के बिना नहीं हो सकता, रशियन कंपनीज ही यहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं। अगर अजरबैजान भी ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन कर रहा है तो उसमें हेल्प इनको अल्टीमेटली कौन कर रहा है, रशियन कंपनीज। तो रशिया और टर्की के बीच में लाख लड़ाई हो, लेकिन अगर अजरबैजान से होते हुए टर्की और यूरोप तक गैस सप्लाई होगी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको फायदा नजर आएगा रशियन कंपनीज का। तो रशिया क्यों चाहेगा कि यह डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। रशिया बिल्कुल चाहेगा कि ये जो कॉरिडोर जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, जांगेजुर कॉरिडोर, वो चाहेगा कि बन जाए। रशिया चाहेगा कि ये जांगेजुर कॉरिडोर बन जाए और सप्लाई शुरू हो जाए, क्योंकि अगर अजरबैजान को फायदा होगा तो अजरबैजान को हेल्प करने वाली रशियन कंपनीज को भी फायदा होगा। और देखिए अभी जो आप देख रहे हैं कि यहां से जो लोगों का पलायन हो रहा है नोगोर्नो काराबाख, अभी आर्मेनिया के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमको रशिया ने धोखा दिया। रशिया ने कहा कि वो सीज फायर कराएंगे, कैसे भी करके हमारी जो ऑक्यूपेशन है नोगोर्नो काराबाख पर इसको बनाए रखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ और चल रहा है। पर्दे के पीछे से शायद कहीं ना कहीं वो अजरबैजान को आप देखेंगे कि फेवर करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर अजरबैजान की सप्लाई टर्की होते हुए यूरोप चली गई तो इस रीजन से, जैसे आप समझिए कि हो क्या रहा है, रशिया कई जगहों से यूरोप को गैस सप्लाई करेगा। अगर वो डायरेक्टली गैस सप्लाई कर रहा है बहुत अच्छी बात है, यूक्रेन के कारण कोई क्राइसिस आती है और वो वहां से गैस नहीं सप्लाई कर पाएगा तो वो इस रूट से सप्लाई कर रहा है। ये नहीं होगा तो वो सीरिया के थ्रू कर रहा है, सीरिया में भी तो उन्हीं की कंपनीज हैं, वो वहां से कर लेगा। और ऐसे समय में जबकि रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, उनकी अपनी मेन सप्लाईज बहुत ज्यादा हो नहीं पा रही हैं, यूरोप के लोग ऑल्टरनेटिव सप्लाईज खोज रहे हैं, तो ये उनके लिए ऑल्टरनेटिव सप्लाई ही तो है। क्यों चाहेगा कि रशिया यहां पर आर्मेनिया का कंट्रोल बना रहे। आर्मेनिया ठीक है, उनका उनके साथ में कोई इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली आर्मेनिया उनके कोई काम का नहीं है। आर्मेनिया उनके लिए ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि उनके लिए कमाऊ पूत नहीं है, वो कमा करके दे नहीं सकता उनको, ये उनके लिए अर्न करके दे सकता है, उनको हेल्प कर सकता है उनकी वेल्थ बढ़ाने में। तो अजरबैजान के लिए ऑब्वियसली रशिया खड़ा रहेगा। तो ऐसी चीजें आपको यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिल रही हैं। तो जो चल रहा है आज की डेट में, अभी जो आपने देखा है जो सारा का सारा डिस्प्यूट, वो ये चल रहा है। इस डिस्प्यूट को थोड़ा और क्या बढ़ा देता है, बढ़ा ये देता है वहां के कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स, उस रीजन के डोमेस्टिक फैक्टर्स में, जैसे कि पहली चीज तो आप देखेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में ही एक्सट्रीम नेशनलिज्म देखने को मिलता है, खासकर से अजरबैजान। 2020 में जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था,
आप देखेंगे कि अजरबैजान डेमोक्रेसी इंडेक्स में बहुत नीचे आता है, डेमोक्रेसी वहां पर बहुत खराब है, वहां पर एक ही फैमिली बहुत लंबे समय से रूल कर रही है। तो वहां के लोग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट ना करके, उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, अभी उनको वैक्सीन नहीं चाहिए, उनको खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनके यहाँ गरीबी थी, उनके यहाँ पे महंगाई थी, लेकिन वहां के लोग पहले प्रोटेस्ट किस चीज के लिए कर रहे थे कि हमको नगोर्नो काराबाख चाहिए। 2020 में इस कदर का एक्सट्रीमिज्म है, उनका कहना है कि आप हमको और भूखे रखो लेकिन नगोर्नो काराबाख लो। तो वहां की गवर्नमेंट जो कि ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल टाइप की है, उसको तो पसंद ही आएगा ये मॉडल, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे आंदोलन करो, ऐसी ही डिमांड करो, हम ये काम कर लेंगे। उनकी तो पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है, और उनकी डिमांड पर जब उन लोगों ने इस तरह से नगोर्नो काराबाख को खाली करा दिया तो उनकी तो पोजीशन और पक्की हो गई। तो ये एक चीज, नेशनल जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, उस नेशनलिज्म के दबाव में भी आकर के दोनों कंट्रीज के लोग आप इस तरीके के उनको वॉर में जाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, ये चीज अभी बताया, डिक्टेटोरियल रेजीम इन अजरबैजान। देखिए, मैंने आपको बताया आर्मेनिया में भी इस तरीके के डिक्टेटोरियल रेजीम थी, लेकिन एक वेलवेट रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से आर्मेनिया में स्थिति सुधर गई। अब वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट चल रही है, नई सरकार आ गई, लेकिन यहाँ पर वो सरकार गई नहीं अजरबैजान में। पहले दादाजी रूल करते थे, फिर बेटे रूल किए, फिर अब उनके भी बेटे रूल करने की तैयारी कर रहे हैं 2025 से। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये इस सिचुएशन को और ज्यादा एग्रीवेट कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो मामला है वो पहुंचता कहां पर है? वो पहुंचता है सिर्फ इस कॉरिडोर को लेकर, विच इज जांगेजुर कॉरिडोर। इस जांगेजुर कॉरिडोर बन जाए और ये टर्की तक अजरबैजान कैसे भी करके अपना गैस पहुंचा दे और यहां से वो यूरोप को सप्लाई करे और मोटी रकम वसूल करे, और वो बन जाए जो कि 20वीं शताब्दी में गल्फ नेशंस बन गए थे। चलिए, इससे रिलेटेड हमारे पास में आज एक क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, नगोर्नो काराबाख अ हिस्टोरिकली डिस्प्यूटेड रीजन वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस ऑब्लास्ट विद इन अजरबैजान ड्यूरिंग द सोवियत एरा। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया कि सोवियत एरा में इसको एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया गया था। द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये देखिए वैसे ही कुछ है जैसे कि चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब दोनों लड़ रहे थे, तो केंद्र सरकार ने क्या बोला, ना तुम्हारा रहने दो, इसको अब हम कंट्रोल करते हैं, यूटी बना दिया गया। वैसे ही कुछ नगोर्नो काराबाख के साथ में भी यूएसएसआर ने किया था। दूसरा, द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट इन नगोर्नो काराबाख सॉ Azerbaijan regain control over a significant portion of the territory, including the establishment of Leshin Corridor. ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट शब्द थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया गया है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर तो पहले से था, उस कॉरिडोर को अब इन्होंने कंट्रोल कर लिया, यहाँ पर अपनी चेक पॉइंट्स बना लिए। इसको फिलहाल मैं सही मानूंगा, बाकी एक चीज को हटा दे तो कंट्रोलिंग होना चाहिए था यहाँ पर, इंक्लूडिंग द कंट्रोल ऑफ लशिन कॉरिडोर। तो ये हुआ है कि अजरबैजान ने इस पूरे रीजन के ऊपर में नगोर्नो काराबाख के कई सारी टेरिटरीज कब्जा कर ली थी, लशिन कॉरिडोर कंट्रोल कर लिया, और अब तो खैर पूरा ही खाली करा रहा है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट कहता है, मिन्स्क ग्रुप को चेयर्ड बाय यूएस, फ्रांस एंड टर्की। नहीं, टर्की नहीं है यहाँ पर, यूएस, फ्रांस और रशिया था, टर्की नहीं। हैज बीन सक्सेसफुल, बिल्कुल ये बात भी गलत है, सक्सेसफुल तो नहीं रहे। सक्सेसफुल इन मीडिएटिंग अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन, ये भी नहीं है, टू द नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। तो ये स्टेटमेंट होता है गलत। देखिए, मिन्स्क में ही रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद था उसको सॉल्व करने के लिए भी मिन्स्क में ही एग्रीमेंट हुआ था, उसको मिन्स्क एग्रीमेंट बोलते हैं। तो मिन्स्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेलारूस की कैपिटल। तो यहाँ पर जो आंसर होता है, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। आंसर इज ए।